नमस्कार, रामात मैथ्स क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत है। अब तक के वीडियो में हमने बहुपद जो इकाई है उसके अंतर्गत हमने बहुपदों के जितने भी प्रकार हैं उनको हमने बहुत ही अच्छे से समझा है। इसके साथ ही बहुपदों की जितनी भी घात होती है, घातों के आधार पर क्या क्या बहुपद होते हैं उनको भी हमने उस वीडियो में बहुत ही अच्छे से समझा है। इसके साथ ही अन्य जो वीडियो था उसमें हमने बहुपदों के शून्य ज्ञात करने सीखे थे। उसके साथ ही हमने भाग विधि से किस तरह से हम बहुपदों के शून्यकों का या उनके गुणनखंडों का पता लगा सकते हैं, तो ये भी हमने एक अन्य वीडियो में बहुत ही अच्छे से सीखा था। इसी क्रम में हमने एक वीडियो में बहुपदों के जितने भी गुणनखंड हैं उनको हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं वो भी हमने बहुत ही सरल तरीके से सारी मैंने आपको समझाए थे। जो पिछला वीडियो, उस वीडियो में हमने जितनी भी बीजीय सरल समीकरण थी उनको हम कैसे ज्ञात करें या उनको हम कैसे पहचान करें, तो बहुत ही सरल तरीके से मैंने सारी चीज़ों को समझाया है। तो जो साथी पहली बार इस चैनल के साथ जुड़े हैं या इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो सबसे पहले तो मैं उनसे आग्रह करूँगा कि आप इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी आप एक बार प्रेस कर दीजिए, ताकि रीड से संबंधित जो कंटिन्यू जो वीडियो बने हैं, लेवल 2 के हमने बहुत सारे वीडियो बनाए। इसके अलावा जो आपके कॉमन जो वीडियो थे, जो आपके चैप्टर लेवल 1 और लेवल 2 दोनों में ही आ रहे थे, वो भी मैंने सारे ही वीडियो बनाए हुए हैं। तो आप उन वीडियो को एक बार जरूर देखें, वो आपके लिए परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करें और अपने साथियों के साथ शेयर भी करें, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो आज के वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं, वैसे शून्यकों के बारे में तो हमने पिछले जो वीडियो था उसमें बहुत ही अच्छे से मैंने आपको सारी ही चीज़ बता दी थी कि किस तरह से हम बहुपदों को पहचान कर सकते हैं, कैसे उसमें हम शून्य ज्ञात कर सकते हैं। आपके जो सिलेबस है उसमें एक चीज़ ये और जोड़ी हुई है कि उसका ज्यामितीय रूप जो है या ज्यामितीय अर्थ है वो भी हमारे दिमाग में होना जरूरी है। तो उसी को लेकर एक छोटा सा वीडियो मैं बना रहा हूँ आपके सामने, तो आप कहीं भी इसको स्किप नहीं करें। बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही शॉर्ट में मैं आपको इस पूरी चीज़ समझाऊंगा। तो अपने साथ आप कॉपी और पेन लेके एक बार जरूर बैठे, ताकि आपको जो भी लगे कि नहीं उसे नोट करना आवश्यक हो तो उसे आप साथ ही साथ नोट करते रहे। तो हम बात करें कि बहुपदों के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ जो है, यानी वास्तव में शून्य ज्ञात करना तो हम सीख चुके हैं पिछले वीडियो में। तो जिन्होंने वो वीडियो मिस कर दिया है तो उनसे आग्रह करूंगा आप उस वीडियो को एक बार जरूर देखें, ताकि आपको जो शून्य वास्तव में क्या है तो ये बहुत ही अच्छे से इसकी पहचान हो जाएगी। तो हम अभी जो बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि अगर बहुपद के शून्य की जो है वो उसका ज्यामितीय अर्थ है, ज्यामितीय रूप में अगर हमें कोई एक ग्राफ दिया हुआ है, ज्यामिति का सीधा सा अर्थ होता है ग्राफ की विधि से हम इसको अगर देखें, जैसे हमारे पास इस तरह से दो अक्ष दिए हुए हैं, ये एक्स अक्ष है और ये कौन सा है, वाई अक्ष। ठीक है, ये एक्स है, ये एक्स डैश, इसको जो माइनस वाला ऋणात्मक भाग इसको हम एक्स डैश बोलते हैं। ये मूल बिंदु है 0। ठीक है, तो अब जो बहुपद है, जैसे कोई बहुपद दिया हुआ है एक्स के रूप में, मैं एक बहुपद लिख रहा हूँ, जैसे ax² प्लस bx प्लस c, एक द्विघात बहुपद हम ले रहे हैं। तो इसी के ज़्यादा प्रश्न आते हैं कि इसमें शून्य कितने होते हैं, हम इसके कितने शून्य ज्ञात कर सकते हैं या किसी बहुपद के। तो वो आपको हो सकता है कि आपके कंपटीशन एग्जाम में इस तरह से ग्राफ दे दे छोटा सा, और आपको सीधा सा उसमें ग्राफ दे दिया जाए, जैसे ये ग्राफ दे दिया इस तरह का। ठीक है, अब इसमें आपको ये सीधा साधा पूछ लिया प्रश्न कि बताइए इसमें एक्स अक्ष पे कितने शून्यक है, तो आपको शून्यकों की संख्या बतानी है। तो बहुत ही छोटा सा प्रश्न है, लेकिन हमारे दिमाग में अगर ये चीज़ होगी ही नहीं तो हम पता कैसे लगाएं कि इसमें शून्यक होते कौन से हैं, क्योंकि ग्राफ में ये भी हमको समझना बहुत जरूरी होता है। अब इसमें प्रश्न जो आता है वो दोनों तरह से आ सकता है। आपको एक्स अक्ष के समक्ष भी शून्यकों की संख्या पूछी जा सकती है या वाई अक्ष के समक्ष भी पूछी जा सकती है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले एक्स अक्ष का अगर पूछा है तो हमें ये चेक करना है कि ये ग्राफ जो है वो इस एक्स को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। जैसे यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर एक तो x के रूप में ये शून्य मिल रहा है और एक दूसरा ये, इसके मान जो भी हो, जैसे यहाँ अगर मान अगर दिए हुए हो तो हम उस मान को देख लेंगे। वैसे ये जो प्रश्न आते हैं उसमें आपको इस तरह से कहीं 1 2 3 4 ऐसे लिखे हुए तो नहीं मिलेंगे, केवल इसमें हमको संख्या पूछी जाती है कि इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो ये जो ग्राफ दिख रहा है इसमें अगर हमें कहें कि शून्य कितने हैं, तो शून्यकों की जो संख्या होगी वो होगी इसमें 2। ठीक है, यानी ये एक्स अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है या कितनी बार ये एक्स अक्ष को छू रहा है। इसकी जगह हो सकता है आपको ऐसा भी ग्राफ दे दे, एक जो आपको जो डायग्राम दिया हुआ है वो इस तरह से भी दिया हुआ हो सकता है, जैसे ये केवल यहाँ से ऐसे दिया हुआ हो। तो इसका अर्थ ये हुआ इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, केवल वो एक्स अक्ष को एक ही जगह छू रहा है तो इसको एक्स जो शून्यकों की जो संख्या होगी वो होगी इसमें केवल 1। ठीक है, इसी तरह से हो सकता है कि वो ग्राफ आपको इस तरह से दे दे। अगर एक्स अक्ष वाई अक्ष में नाम नहीं लिख रहा हूँ, जैसे इस तरह का अगर एक ग्राफ दे दिया ये, अब इसमें पूछ लिया आपको कि इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो हम देखें ये जो ग्राफ जो है, जो ये रेखा जो है, वक्र रेखा जो दी हुई है, वो इस एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो वो हो जाएगा इनके शून्यकों की संख्या। यानी इसको हम देखें तो जैसे यहाँ पर 1, ये 2 और ये 3, तो इसमें जो शून्यकों की संख्या हो जाएगी वो कितनी होगी, 3।
ठीक है। तो इस तरह से एक बहुत सिंपल सा प्रश्न, बिल्कुल छोटा सा है, आप इसमें कहीं भी भ्रमित में नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है जिसको आप बहुत ही आसानी से हमारे प्रश्न सही हो सकता है और हमें जो है छोटे से ज्ञान की अनभिज्ञता के कारण हमारे प्रश्न इसमें नंबर नहीं कर सकते। तो आप इसको बहुत छोटी चीज़ को बहुत अच्छे से देखिए, आपकी गाइड में बहुत सारे ऐसे ग्राफ दिए हुए होंगे, तो उसमें आपको कई बार ऐसा होता है जो एक्स के समक्ष भी पूछा जा सकता है या वाई एक्स के समक्ष भी पूछा जा सकता है। जैसे इसी को अपन देखें, अगर वाई एक्स के समक्ष देखें तो y के क्रम में ये शून्यों की संख्या कितनी है, यहाँ पर केवल एक। तो y अक्ष को अपन को देखना है कि y अक्ष में वो कितने बिंदुओं को प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, तो ये तो हुई शून्यकों की सिंपल सी जानकारी जो आपको बतानी बहुत जरूरी थी। चलिए अब इससे शून्यकों की जब बात कर ही रहे हैं तो इसमें मैं आपको दो चीज और बता दूं। जैसे शून्यक है और इसके जो गुणांक होते हैं, गुणांक कौन से होते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर के आगे वाला गुणांक है ये, एक्स का गुणांक है बी, और ये जो अचर पद है ये क्या है, सी। तो इन गुणांकों के बीच में और शून्यकों के बीच में क्या संबंध होता है, उससे संबंधित एक छोटा सा प्रश्न आपके कंपटीशन एग्जाम में कहीं आ सकता है, तो उसको भी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो हम किसी बहुपद के शून्यक और उनके गुणांकों के संबंध को सबसे पहले हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे हमारे सामने एक प्रश्न दिया हुआ है, एक बहुपद दिया हुआ है x घात 2 + 7x + 10, और एक दूसरा मैंने एग्जाम्पल और लिया है जिसमें लिखा हुआ है x घात 2 - 3। दो तरह के मैंने प्रश्न लिए। तो अब इसमें हमें अगर ये देखना है कि इसके शून्यक और इसके गुणांक, दो चीज मैं आपको बता रहा हूँ, एक तो शून्यक और एक चीज है उनके गुणांक। ठीक है, अब शून्यक क्या होते हैं और गुणांक क्या होता है। गुणांक का अर्थ ये है, जैसे एक्स स्क्वायर के आगे वाला गुणांक कौन सा, जिसका जो मानक रूप जो भी मैंने आपके सामने लिखा था, एक द्विघात बहुपद का मैं मानक रूप लिख रहा हूँ, जैसे है ax² + bx + c। ठीक है, ये मैंने द्विघात बहुपद लिखा है। तो इसमें जैसे एक्स स्क्वायर का गुणांक का अर्थ है, एक्स स्क्वायर को यहाँ पर कौन सी संख्या से गुणा किया है वो इसका गुणांक कहलाता है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ दिया हुआ है a, एक्स का गुणांक क्या है b, और ये अचर पद जो है वो है c। ठीक है, तो ये जो गुणांक है इन और इसके शून्य कौन से होंगे। शून्य का अर्थ है कि इस x की वो वैल्यू जिससे इस पूरे बहुपद का मान कितना होना चाहिए, 0 हो जाए, तो वो है होते हैं इसके शून्य। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ये जो एग्जांपल मैंने आपके सामने लिया, जैसे x² + 7x + 10, इसके हम ज्ञात करते हैं शून्य। ठीक है, तो उसके बाद में आपको शून्य और गुणांक के बीच में संबंध थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। तो अब इसके गुणांक हम शून्य कैसे ज्ञात करें, तो सबसे पहले तो हम इस बहुपद को ये मानेंगे, इसका मान कितना आना चाहिए, हमारे पास शून्य आना चाहिए, यानी x की ऐसी वैल्यू आनी चाहिए जो यहाँ रखने से हमें आंसर क्या मिले, 0। ठीक है, अब ये शून्य हम ज्ञात करेंगे कैसे, तो सबसे पहले तो हम इसके गुणनखंड कर देते हैं। जैसे पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि हम किस तरह से द्विघात बहुपद जो होता है उसका गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं, तो उसी विधि से हम कर रहे हैं। सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर क्या है, कोई हमारे पास संख्या नहीं है, तो हम सीधा साधे किसके गुणनखंड करने हमें 10 के, तो हम 10 के कर देते हैं पहले अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, 10 में हमने 1 का भाग दिया, कितनी बार जाएगा, 10 बार, 2 का भाग दिया 5 बार, 3 का भाग पूरा नहीं जा सकता, 4 का भी नहीं जा सकता, 5 का भाग जाए कितनी बार गया इसमें, 2 बार। ठीक है, तो ये तो आ गए इसके गुणनखंड। अब हमें क्या करना है, हमें आंसर क्या चाहिए, 7x, तो हम पहले दोनों के आगे x लिख देते हैं। ठीक है, अब हमें चाहिए प्लस के साथ, तो हमें क्या करना है, जैसे पिछला वीडियो में मैंने बताया था कि जब इनको हम जोड़ते हैं तो दोनों के निशान कैसे आते हैं, समान आते हैं, और कैसे आते हैं। अगर आपको ये अच्छे से चीज़ समझ में नहीं आ रही होगी तो आप उस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें, आपको बहुत ही सरल तरीके से मैंने उसमें सारी चीज़ें बताई है, तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी किस तरह से हम किसी भी द्विघात बहुपद के गुणनखंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने इसके गुणनखंड किए तो कितने मिल गए, एक तो मिला 5x और एक मिला हमें 2x + 10 बराबर हो गया 0। अब इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए, क्या कॉमन आएगा, x, तो यहाँ बच गया x प्लस यहाँ बच गए 5। ठीक है, इसी तरह से इन दोनों में से कॉमन लीजिए, 2 और 10 दोनों किसके पहाड़े में आते हैं, 2 के पहाड़े में, तो यहाँ तो बच गया x, और यहाँ ये 2 के पहाड़े में आ गए 5 बार बराबर 0। तो एक तो जो इसका शून्य हमें मिलेगा वो मिल जाएगा x + 5 से, और दूसरा जो है इसका गुणनखंड वो है x + 2। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें 2 गुणनखंड मिले हैं, एक तो x + 5 और एक मिला है x + 2। ठीक है, अब दोनों का जो गुणा हम करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, 0। तो सबसे पहले हम ये सोचे ऐसे आप कोई भी 2 संख्या बताइए कि जिनको गुणा करने से हमें 0 मिल सके, ऐसी कोई संख्या है क्या। तो हमें आप कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, चाहे आप 4 और 1 का गुणा कीजिए, किसी का भी करें, तो हमें 0 केवल एक ही कंडीशन में मिल सकता है, जब दोनों में से कोई भी एक संख्या क्या होनी चाहिए, 0। ठीक है, क्योंकि अगर दोनों में से एक संख्या 0 नहीं होगी तो हम किसी भी कंडीशन में, हाँ अगर इसको आप 10 से गुणा करें तो 40 के लिए ऐसे 0 ला सकते हैं, लेकिन इस पूरे का मान 0 हमें नहीं मिलेगा। 0 कब मिलेगा, जब दोनों में से एक पद हमें क्या होना चाहिए, 0 ही होना चाहिए। तो वही चीज़ अब यहाँ पर भी लागू होती है
अगर हमें इन दोनों गुणनखंडों का गुणा करके क्या प्राप्त करना है, जीरो। तो जीरो हमें तभी मिल सकता है जब दोनों में से या तो ये जीरो हो या ये, दोनों में से एक संख्या का जीरो होना जरूरी है। ठीक है, तो वही चीज हम लोग देखें, इसका अर्थ ये हुआ कि या तो ये x प्लस 5 जो है वो जीरो होगा और या ये x प्लस 2 जो है वो जीरो होगी। दोनों में से एक को जीरो होगा तभी जाके हमें इसका मान क्या प्राप्त होगा, जीरो। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो हम ये सोचें, अगर ये x प्लस 5 जीरो के बराबर है तो हमें इस पहला शून्य मिल जाएगा यहाँ से, 5 का पक्षांतर कीजिए, -5 यानी x बराबर कितना आ गया है, -5। तो एक तो इसका शून्य होगा -5, यानी इसमें हम अगर -5 यहाँ अप्लाई करें तो हमें इसका मान कितना मिल जाएगा, जीरो। ठीक है, दूसरा अगर x प्लस 2 बराबर जीरो हो तो क्या होगा, 0 प्लस 2 का पक्षांतर कर दिया -2, यानी x बराबर आ गया -2। यानी हमें यहाँ पर दो शून्य मिल गए हैं, एक तो -5 और एक -2। ठीक है, तो ये जो पहला जो शून्य है इसको तो कहा जाता है अल्फा और दूसरा जो शून्य है उसको बोलते हैं बीटा। ठीक है, ये गणितीय भाषा में इसके केवल प्रत्येक रूप दिए। अब इन दोनों में संबंध क्या है, अब इस चीज को समझिए। ठीक है, तो उसको समझने से पहले एक एग्जांपल इसको भी पहले एक बार पूरा कर देते हैं, उसके बाद में फिर हम इनके शून्य को और गुणांकों के बीच में हम संबंध को अच्छे से एक बार देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए दूसरा जो एग्जाम्पल दिया वो हमारे सामने ये है, जैसे हमें केवल दो ही पद दिए हुए हैं, x2 और -3। तो मान तो वही इसका क्या लाना है, हमें जीरो लाना। तो हम इसका शून्य कैसे ज्ञात करेंगे, आप तो जीरो मानिए। अब इसमें आपको गुणनखंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम इस 3 का सीधा ही पक्षांतर कर देते हैं। तो हमें क्या मिल जाएगा, 0 -3 को पक्षांतर कर दिया प्लस के 3, यानी x² बराबर हो गए, कितना हो गए, 3। तो x की जो वैल्यू आएगी वो क्या है, इसका वर्गमूल कीजिए, √3। अब यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि इसका जो आंसर जो आ रहा है वो √3 हम जो लिख रहे हैं, ये हमें एक ही शून्य मिल रहा है, तो दूसरा शून्य आपको कहाँ से मिलेगा। तो हमेशा ध्यान रखें, ये हम केवल जब हम गणित में अप्लाई कर रहे हैं तो ज़्यादातर हम यही एक ही इसका मान लिखते हैं, लेकिन वास्तव में इसका जो मान होता है वो प्लस और माइनस में दोनों ही संख्या होती है। ठीक है, यानी अगर हम √3 का, यानी किसी भी संख्या √3 को आप छोड़िए, सिंपल सा लेते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के लिए जैसे 4 लिया, ठीक है, 4 का अगर हमें वर्गमूल करना हो तो कितना आएगा इसका आंसर, अपन सामान्य से क्या लिखते हैं, 2 लिखते हैं। यानी 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। यानी अगर 2 को हम 2 बार गुणा करें तो हमें क्या मिलता है, 4। ठीक है, लेकिन अब ध्यान रखें 4 का वर्गमूल जो होता है वो +2 भी होता है और -2 भी होता है, दोनों ही संख्या होती है। यानी अगर हम -2 को भी अगर 2 बार गुणा करेंगे, -2 का -2 से गुणा करेंगे तब भी हमें प्लस के 4 ही मिलेंगे। तो इसका किसी भी चीज का जो किसी भी संख्या का वर्गमूल जब करोगे तो उसका वर्गमूल जो होता है वो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही होते हैं। तो यहाँ पर भी हमें इस 3 का वर्गमूल जो होगा वो रूट का प्लस में भी √3 होगा और माइनस भी √3 दोनों होंगे। तो एक अल्फा और दूसरा क्या हो जाएगा, बीटा। ठीक है, ये दो मान हमें ज्ञात हो गए। अब हम इससे चेक करते हैं कि इस गुणांकों में और शून्यों में आपस में क्या संबंध है, उसको अपन एक बार अच्छे से चेक करते हैं। तो इस पहले जो बहुपद था इसके हमें 2 शून्य मिले थे। कौन कौन सा मिला था, एक तो मिला था -5 और दूसरा मिला था -2। ठीक है, ये 2 शून्य तो हमें इसके प्राप्त हुए थे और इसी तरह से 2 शून्य हमने इसके भी प्राप्त किए थे। ठीक है, कौन सा, एक तो हमें मिला था √3 और दूसरा जो मिला था -√3। ठीक है, अब हम इसको ये देखते हैं कि ये जो शून्य जो मिले हैं इसमें और ये जो इनके गुणांक है इनमें आपस में क्या संबंध है। तो पहला जो संबंध है, जैसे इसको आप इसका मानक रूप में यहाँ साथ में लिख रहा हूँ ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आएगा, a² + bx + c, ये एक बहुपद का मानक रूप है, द्विघात बहुपद का। तो अब पहला जो है, सबसे पहले तो पहला जो संबंध है, अगर हम इन शून्यों का योग कर दें, क्या करें, अगर हम इन शून्यों का योग, शून्यों का योग कौन सा, एक तो अल्फा और दूसरा क्या है, बीटा। अगर इन दोनों का योग जो करें तो वो किसके बराबर होगा, वो -b/a के बराबर होगा। ठीक है, अब ये -b/a क्या है, -b तो क्या है, अब -b क्या चीज है, यानी x का गुणांक है, ये क्या है, x का गुणांक। ठीक है, यानी अगर हम x के गुणांक को लिखें, इसके साथ में माइनस का निशान लगाए और नीचे हम अगर a का अर्थ क्या है, किसका गुणांक है, x² का गुणांक, और नीचे अगर हम x² का गुणांक लिखें तो हमें ये जो शून्य यानी इसकी जरूरत हमें कहाँ पड़ेगी वो भी मैं चीज आपको बताऊंगा। तो दूसरा जो है, अगर हमें शून्यों का गुणा करना है, शून्यों का गुणनफल जो होगा वो किसके बराबर होगा,
गुणनफल का अर्थ है दोनों शून्य जो है अल्फा और बीटा दोनों का गुणा हो जाएगा, तो इसका जो मान होगा वो होगा c/a के बराबर। अब c क्या चीज है, जो अचर पद दिया हुआ है, जो गणित की संख्या जो दी हुई है वो है अचर पद, और a क्या है, वही a² का गुणांक, x² का गुणांक है। ठीक है, तो ये जो दो आपस में संबंध तो मैंने आपके सामने लिख दिए। अब समस्या ये आती है कि इनका यूज कहाँ पर होता है, या ये मैंने आपके सामने क्यों लिखे है, ये भी आपके सामने आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है कि इनकी हमें जरूरत पड़ती कहाँ पर है। ठीक है, तो ये जो है इसकी जरूरत आपको दो जगह पड़ेगी। एक तो आपको जब कभी एक बहुपद ज्ञात करने के लिए कहा जाए, जहाँ पर आपको मान लो शून्यकों का योग दिया हुआ हो और गुणनफल भी दिया हुआ हो, और हमें अगर बहुपद ज्ञात करना हो तो इस संबंध को अपन यूज करके बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। और दूसरा जो इसका यूज होगा वो ये होगा, जैसे एग्जांपल के लिए अपन ये जो एग्जांपल सॉल्व किया है, कौन सा, x² + 7x + 10। अब इसके हमने दो आंसर लाए, अल्फा है कितना आया -5 और बीटा जो है वो आया है -2। अब हमें ये चेक करना है कि क्या ये हमारे जो शून्य प्राप्त हुए वो हमें सही मिले या नहीं मिले। ठीक है, तो इसको चेक करने में इसका यूज करते हैं। तो जैसे हमें अल्फा बीटा दो शून्य मिल रहे हैं, तो अपन इसको जैसे पहले चेक करें, अगर इन दोनों का योग जो है अगर -b/a के बराबर आ रहा होगा तो हमें जो शून्य मिले वो सही मिलेंगे। ठीक है, हम यहाँ चेक करके अल्फा क्या है हमारा -5, तो अल्फा की जगह तो मैंने लिख दिया -5, और बीटा कितना है -2। ठीक है, इन दोनों का योग करना है, यहाँ पर है माइनस और b का मान कौन सा है, x का गुणांक लिखना है, तो x का गुणांक यहाँ कितना है 7, तो यहाँ मैंने लिख दिया 7/a। a का मतलब है x² का गुणांक, तो x² का गुणांक क्या है, कोई संख्या नहीं मतलब 1। ठीक है, अब यहाँ पर इनको प्लस कर दीजिए तो हो गया -7, यहाँ भी आंसर आ गया -7। मतलब आपने जो शून्य निकाले हैं वो कैसे हैं हमारे सही। ठीक है, तो ऐसा भी चेक कर सकते हैं। दूसरा, अगर इनका गुणा करके चेक करें तो भी हमें आंसर चेक हो जाएगा। जैसे अल्फा बीटा का मान जो है वो किसके बराबर होता है, c/a के। तो अल्फा तो है वो तो है हमारा -5, और बीटा कितना है, दूसरा जो शून्य का वो है -2। ठीक है, तब हमें यहाँ पहले तो लिखना है c का मतलब अचर मान कितना है, प्लस के 10 दिए हुए, तो c की जगह में लिख दिए 10, और a का मान कितना है, वही x² का है 1, माइनस प्लस 5 दूनी कितना हो गया 10, और ये भी कितना आ गया 10। तो इसका अर्थ है जो हमने शून्य प्राप्त किए वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इन शून्यकों का जो योग है या गुणनफल है उनका संबंध भी हमें जानना बहुत जरूरी होता है, ताकि शून्यकों से संबंधित अगर कोई प्रश्न भी आए तो हम उसको हल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो अब तक हमने वीडियो में जो सीखा है वो क्या सीखा है, जब हमें एक बहुपद दिया हुआ हो तो उससे हम उसके शून्य कैसे ज्ञात करें या उनका संबंध हम कैसे पता लगाए। अब अगर प्रश्न उसके बजाय ये आ जाए कि हमें जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल तो हमें पहले से दिया हुआ हो और हमें पूछा जाए इसमें से इसके बहुपद कौन सा है जिसके ये शून्यक है, तो ऐसा प्रश्न भी आ सकता है। तो वहां पर हमें क्या करना है, मैंने कुछ प्रश्न आपके सामने लिए। जैसे हमें एक बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः दिया हुआ है। ठीक है, तो इससे हमें बहुपद कैसे ज्ञात हुआ, तो इसके लिए बिल्कुल सिंपल सा ही फॉर्मूला है कि सबसे पहले तो आपको क्या करना है, x² लिखना है, उसके बाद में माइनस, यहाँ हम करेंगे सबसे पहले शून्यकों का योग। ठीक है, बहुत एक सिंपल सा फॉर्मूला है। आपको शून्यकों का जो योग दिया हुआ है तो आप उसका योग सीधा लिख दीजिए, उसके साथ में x लिखना। और अगर मान लो योग नहीं दिया हुआ, दोनों शून्य भी दिए हुए हो सकते हैं, दो तरह से प्रश्न आ सकता है। पहला प्रश्न तो इस तरह से आएगा जब आपको शून्यकों का योग और गुणनफल सीधा ही दे दिया जाए, या दूसरा ऐसा प्रश्न भी आ सकता है आपको कि जब आपको दो शून्य दिए हुए हो तो हम शून्यकों का योग करके इस x के साथ लिख देंगे, और उसके साथ में दूसरा काम जो करना है वो करना है आपको शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, छोटा सा प्रश्न है, लेकिन अगर हमें पूरी जानकारी नहीं हो तो हमारे छोटे छोटे प्रश्न है वो भी हमारे अंक कटवा सकते हैं। तो अब इसको हम बहुपद को ज्ञात कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल सा है। पहले हमें x² लिखना माइनस, फिर हमें क्या लिखना है, यहाँ शून्यकों का योग। तो यहाँ पर प्रश्न में हमें शून्यकों का योग सीधा ही दिया हुआ है, क्रमशः लिखा हुआ, यानी पहली जो संख्या है वो तो है शून्यकों का योग, और दूसरा जो दिया वो दिया हुआ है गुणनफल। ठीक है, तो शून्यकों का योग की जगह तो हम लिख लेंगे 4, साथ में x लिख दिया, शून्यकों का गुणनफल कितना दिया हुआ है 1। तो जो बहुपद बनेगा बहुत ही सिंपल है, सीधा साधा x² माइनस 4x प्लस 1। इतने से आपका काम हो जाएगा। लेकिन कब होगा, जब हमें ये फॉर्मूला याद हो। ठीक है, अगर आपको याद नहीं है तो आप इसको अभी से नोट कर लीजिए, ताकि जो बहुपद वाले जो प्रश्न आएंगे जिसमें आपको करने में बहुत ही आसानी होगी। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा जो इसका प्रश्न दिया हुआ है, उस प्रश्न में हमें बहुपद का योग तो दिया हुआ है 1/4, शून्यकों का योग, और गुणनफल दिया हुआ है -1। तो अगर इसका हमें बहुपद बनाना है तो हम क्या करेंगे, पहले x² लिख दिया, फिर माइनस
शून्यकों का योग की जगह मैंने लिखा 1/4, साथ में लिख दिया x, और फिर है प्लस शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल कितना दिया हुआ है? -1। ठीक है, तो अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें बहुपद कुछ इस रूप में प्राप्त होगा, -x/4 प्लस -1। ठीक है, तो इस तरह का आपको आंसर शायद आपके जो ऑप्शन दिए हुए होंगे उसमें आपको ऐसे ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा कि आपको इसमें से कौन सा बहुपद है चेक करना है। तो अब जब आपको ये भिन्न के रूप में जब कोई संख्या मिल जाए तो आपको इसको बहुपद में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? जब भी आपको जो भिन्न में हर में जो संख्या दी हुई है, जैसे यहाँ दिए हुए 4, तो हम इस सिंपल सा है इस पूरे बहुपद को 4 से गुणा कर दीजिए। क्या करेंगे हम? 4 से गुणा। इसको 4 से गुणा कर दिया तो क्या बन गया? ये 4x²। इसको आप 4 से गुणा करेंगे तो क्या होगा? इस 4 से 4 ये कट हो जाएगा, और इसको हम 4 से गुणा करेंगे तो ये बन गया 4। ठीक है, यानी जो बहुपद बना है वो बना है 4x² माइनस यहाँ पर केवल क्या बचा? x, और यहाँ -4। तो ये ऑप्शन आपको आंसर में जरूर कहीं ना कहीं दिखेगा। तो इस तरह से आप बहुपद बना सकते हैं। तीसरा जो प्रश्न है वो इससे भी थोड़ा सा अच्छा प्रश्न मैंने लिया, जहाँ पर हमें शून्यकों का योग तो दिया हुआ है √2 और गुणनफल जो दिया वो दिया हुआ है 1/3। तो उसके लिए हम बहुपद कैसे ज्ञात करेंगे? तो पहला तो सबसे पहले x² लिखना है आपको, वो का वो, फिर माइनस यहाँ हम लिखेंगे शून्यकों का योग। तो योग की जगह यहाँ दिया हुआ है √2। ठीक है, उसके साथ में x लिख दिया, प्लस शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल कितना दिया हुआ है? 1/3। ठीक है, तो बहुपद जो बन रहा है वो बन रहा है x² माइनस √2x प्लस 1/3। तो यहाँ पर भी हमें भिन्न रूप में मिल रहा है, तो हो सकता है ये ऑप्शन आपको न दिखे, तो हमें क्या करना है? 3 से हम सबको गुणा कर देते हैं। तो यहाँ आप 3 से गुणा कर दिए तो हो गया 3x² माइनस, अब इसको 3 से आप गुणा कैसे करेंगे? तो ये ध्यान रखें, ये तो वर्गमूल में संख्या है और वो पूर्ण संख्या है, तो दोनों का गुणा नहीं होता है। आपको दोनों को ऐसे ही लिखना है, पहले पूर्ण संख्या लिख दी, उसके बाद में ये जो वर्गमूल में संख्या इसको हम लिख देंगे, तो ये इसका गुणा हो जाएगा, प्लस अब 1/3 इसको जब हम 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 से 3 कट हो जाएंगे, और जो हमें बहुपद मिलेगा वो मिलेगा 3x² माइनस 3 √2x प्लस 1। तो इस तरह से हम बहुपद को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीका है बहुपद ज्ञात करने का। और दूसरा मैंने आपको जो बताया, जब आपको इसकी जगह शून्य दिए हुए हो तो आप पहले शून्य का योग कर लीजिए। अगर एक ही मान लो शून्य, मान ले कि पहला शून्य तो दिया हुआ है 4 और दूसरा शून्य है अगर 1, तो इसका सबसे पहले क्या होगा? x² प्लस माइनस यहाँ शून्यकों का योग कर दीजिए, दोनों का हम योग कर देंगे, 4 और 1 कितने लिख देंगे? 5x, और यहाँ शून्यकों का गुणा 4 एकम 4, तो हमें बहुपद मिल जाएगा। तो आशा करूंगा इस वीडियो में मैंने आपको बहुत ही सरल तरीके से बहुपदों को हम कैसे उनके शून्य ज्ञात कर सकते हैं, या शून्यकों की पहचान हम ग्राफीय विधि में कैसे करेंगे, या शून्यकों और गुणांकों के बीच में क्या संबंध है, या कैसे हम गुणांक को ज्ञात कर सकते हैं, या कैसे उन गुणांकों के माध्यम से हम बहुपद को भी ज्ञात कर सकते हैं। बहुत ही सरल तरीके से मैंने बताने की कोशिश की है। फिर भी आपको कहीं भी अगर कुछ समझने में दिक्कत आ रही हो, या आपकी गाइड में कुछ ऐसे प्रश्न दिए हुए जिनको आपको करने में कहीं भी थोड़ी सी भी समस्या आ रही हो, तो आप कमेंट्स में जरूर लिखें, ताकि नेक्स्ट जब वीडियो बनेगा तो उसमें आपकी उस समस्या को भी हम समाधान कर देंगे। आपको बहुत सरल तरीके से मैं सारी चीज़ों को समझा दूंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक जरूर करें और अपने साथियों के साथ शेयर भी करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में बहुपद से संबंधित कुछ और जो नए जो टॉपिक जो बचे हैं उन टॉपिक को भी अपन बहुत ही जल्दी पूरा करने वाले हैं। तो आप बने रहिए चैनल के साथ और अपना अभ्यास जारी रखिए। धन्यवाद।